हेलो दोस्तों, आज मैं आपको डेंगू पर संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। इस लेख में हम जानेंगे कि डेंगू क्या है, डेंगू के लक्षण, उपचार एवं डेंगू की रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, पर इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेंगू बुखार हमेशा से ही ध्यान खींचने वाला मामला रहा है। एक प्रसिद्ध कहावत है जो कहती है कि यदि आप मानते हैं कि प्रभाव डालने के लिए आप बहुत छोटे हैं, तो आपने मच्छरों के साथ रात नहीं बिताई है। इसलिए अपनी सेहत को सुरक्षित रखने के लिए डेंगू के बारे में समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो इस ब्लॉग में हम डेंगू और इसके विभिन्न पहलुओं जैसे कि लक्षण, कारण, निदान, उपचार और इस छोटे लेकिन शक्तिशाली शत्रु से खुद को बचाने के उपाय के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि डेंगू बुखार है क्या। डेंगू बुखार एक जानलेवा मच्छरों के संक्रमण से होने वाली बीमारी है। यह बीमारी डेंगू वायरस द्वारा प्रसारित होती है, जिसे एडिस मच्छर के काटने से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। डेंगू बुखार जन स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा प्रदर्शित करता है, खासकर उष्णकटिबंधीय और अर्ध उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। डेंगू वायरस में 4 अलग अलग सीरोटाइप शामिल हैं और यह फ्लेवाइरिड परिवार का हिस्सा होता है। संक्रमित मच्छर द्वारा काटने पर वायरस रक्त मांस में प्रवेश करता है और कई लक्षणों का कारण बनता है। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं डेंगू कैसे फैलता है। मच्छरों के काटने से संक्रमण। डेंगू बुखार प्रमुख ऐसे मच्छरों के काटने के माध्यम से प्रसारित होता है जो डेंगू वायरस को लेकर आते हैं, मुख्यतः एडिस इजिप्टी मच्छर। वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश करता है और इसके मध्य गुटिका में वृद्धि करता है और इसके बाद अन्य ऊतकों में, साथ ही थूकने वाली ग्रंथियों में भी फैल जाता है। इस प्रक्रिया को EIP एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है, जिसमें वायरस को प्रसारणशील बनने में लगभग 8 से 12 दिन लगते हैं। तापमान, वायरस के प्रकार और प्रारंभिक वायरल संगठन की धारावाहिकता जैसे एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड की अवधि पर प्रभाव डाल सकते हैं। एक बार जब मच्छर संक्रामक हो जाता है तो वह अपने पूरे जीवन के लिए वायरस को प्रसारित कर सकता है। इंसानों से मच्छरों में संक्रमण। जिन लोगों के खून में डेंगू का वायरस होता है, उन्हें काटने से मच्छर संक्रमित हो सकते हैं। किसी व्यक्ति में लक्षण विकसित होने से 2 दिन पहले और बुखार कम होने के 2 दिन बाद तक संचरण हो सकता है। जिन लोगों के रक्त में वायरस का स्तर अधिक होता है और तेज बुखार होता है, उनमें मच्छरों के संक्रमित होने का खतरा अधिक होता है। विशिष्ट एंटीबॉडी वाले व्यक्तियों में वायरस को मच्छरों तक पहुंचाने का जोखिम कम होता है। अधिकांश लोग लगभग 4 से 5 दिनों तक विकसित रहते हैं, लेकिन यह 12 दिनों तक भी रह सकता है। मातृ संक्रमण। हालांकि यह दुर्लभ है, लेकिन एक गर्भवती मां से उसके बच्चे तक मातृ संक्रमण के प्रमाण हैं। वर्टिकल ट्रांसमिशन की दर मां से बच्चे तक दुर्लभ दिखाई देती है। गर्भावस्था के दौरान डेंगू संक्रमण का समय प्रसारण के जोखिम पर प्रभाव डाल सकता है। गर्भावस्था के दौरान डेंगू संक्रमण बच्चे के लिए जटिलताएं पैदा कर सकता है, जैसे समय से पहले जन्म, जन्म के समय कम वजन और भ्रूण संकट। संचरण के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। डेंगू रक्त पदार्थों, अंगदानों और प्रतिस्थापनों के माध्यम से प्रसारित हो सकता है। हालांकि ये मामले दुर्लभ होते हैं। संक्रमित मच्छर ट्रांसोवेरियल ट्रांसमिशन के माध्यम से वायरस को अपनी संतानों तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं डेंगू बुखार के लक्षण।
अचानक से तेज बुखार 40 डिग्री सेल्सियस या 104 फ़ारेनहीट, गंभीर सिर दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में गंभीर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, सूजी हुई लिम्फ ग्रंथियां, जी मिचलाना, उल्टी करना, खुजली एवं थकान। आमतौर पर मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्ति डेंगू बुखार से 1 सप्ताह से 10 दिन के भीतर स्वस्थ हो जाते हैं। हालांकि कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए लक्षण बिगड़ सकते हैं और जानलेवा भी हो सकते हैं। यह प्रगति गंभीर डेंगू हेमोरेजिक बुखार या डेंगू शॉक सिंड्रोम की ओर ले जा सकती है। जब बुखार उतर जाता है, आमतौर पर 1 से 2 दिन बाद तो अतिरिक्त लक्षण सामने आ सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। मसूड़ों या नाक से खून आना, मल, पेशाब या उल्टी में खून की मौजूदगी, त्वचा के नीचे खून का बहाव जो खरोंच के रूप में दिखाई दे सकता है, गंभीर पेट दर्द, लगातार उल्टी होना, डिहाइड्रेशन, सुस्ती या कंफ्यूजन, ठंडे या चिपचिपे हाथ पैर, तेजी से वजन कम होना, बेचैनी एवं थकान। दोस्तों, आइए जान लेते हैं डेंगू की पहचान कैसे की जाती है। डेंगू संक्रमण की पहचान के लिए डॉक्टर कई परीक्षण कर सकते हैं। डेंगू बुखार का पता लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले परीक्षण प्रक्रियाएं कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट। यह टेस्ट डेंगू वायरस के NS1 अंश की जांच करता है। डेंगू के लक्षणों के पहले सप्ताह के दौरान यह परीक्षण बहुत उपयोगी है। नंबर 2, डेंगू के लिए एंटीबॉडी टेस्ट IgM एंटीबॉडी टेस्ट। यह जांच कुछ एंटीबॉडीज संक्रमण से लड़ने वाले अणु की तलाश करती है जो शरीर डेंगू बुखार होने पर बनाता है। आमतौर पर लक्षणों के 3 से 5 दिन बाद पॉजिटिव होता है और यह कुछ हफ्तों तक ऐसा रह सकता है। IgG एंटीबॉडी टेस्ट। यह टेस्ट अलग अलग एंटीबॉडी की खोज करता है जो बाद में बीमारी में उभरता है और कई महीनों से कई वर्षों तक बने रह सकते हैं। नंबर 3, RT-PCR परीक्षण। RT-PCR परीक्षण का अर्थ होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। RT-PCR डेंगू वायरस की आनुवांशिक सामग्री RNA की पहचान के लिए एक शानदार परीक्षण है। यह परीक्षण बीमारी के शुरुआती दौर में किया जाता है जब यह सबसे प्रभावी होता है। डेंगू बुखार के लक्षणों के मामले में चिकित्सक अन्य अंगों में डेंगू संक्रमण के प्रसार को जानने के लिए अन्य रक्त परीक्षण और रेडियोलॉजी इमेजिंग परीक्षण का सुझाव दे सकते हैं। ये निम्नलिखित हो सकते हैं, जिनमें से नंबर 1 है लीवर फंक्शन टेस्ट। LFT में सीरम बिलिरुबिन उच्च ट्रांस एमिनेस और सीरम एल्ब्यूमिन के स्तर की जांच की जाती है। यह जांच यकृत विफलता के लक्षणों को पहचानने में मदद करती है जो डेंगू संक्रमण के कारण हो सकती है। नंबर 2, रीनल फंक्शन टेस्ट। RFT में सीरम क्रिएटिनिन की स्तर की जांच की जाती है। यह जांच विभिन्न गुर्दों की बीमारियों के कारण होने वाली समस्याओं को पहचानने में मदद करती है, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ट्यूबुलर नेक्रोसिस, एक्यूट रीनल फेल्योर, हाइपोटेंशन, हेमोलिटिक यूरोमेटिक सिंड्रोम, हेमोलिसिस, रेब्डोमाइलिसिस, प्रोटीनयूरिया या ग्लोमेरुलोपैथी। नंबर 3, चेस्ट एक्सरे टेस्ट। यह टेस्ट प्लूरल इन्फ्यूजन फेफड़ों में तरल भराव और पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन दिल के चारों ओर तरल पदार्थ का इकट्ठा होना की जांच करने के लिए किया जाता है। नंबर 4, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ECG। डेंगू संक्रमण से हृदय की विद्युत गतिविधि की जांच करने के लिए किया जाता है। कई मरीजों में डेंगू संक्रमण के कारण पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट की असमानताओं के कारण ECG पर विचित्रताएं देखी जाती हैं, जैसे साइनस ब्रेडीरिथीमिया, वेंट्रिकुलर एसिस्टोल, साइनस
टैकीऑर्थीमिया, सुप्रोवेंट्रिकुलर टैचीकार्डिया, एसवीटी और ST और T वेव परिवर्तन। नंबर 5, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन UCG। मुख्य रूप से डेंगू बुखार के संक्रमण के कारण होने वाली सेरोसाइटिस, पेट में तरल पदार्थ, पित्ताशय की थैली में सूजन, पेरिकोलिस्टिक द्रव जलोदर, आपके पेट के भीतर रिक्त स्थान में द्रव का निर्माण जैसी स्थितियों की जांच करने के लिए किया जाता है। नंबर 6, डी इकोकार्डियोग्राफी 2D इको हृदय की मांसपेशियों की जांच के लिए एक प्रकार का परीक्षण है। गंभीर डेंगू बुखार हृदय को संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से प्रभावित करता है। डेंगू वायरस के संक्रमण से होने वाली कार्डियक जटिलताओं में स्वयं सीमित अतालता से लेकर गंभीर मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन तक विभिन्न होता है, जिससे हाइपोटेंशन, पल्मोनरी एडिमा और कार्डियोजेनिक शॉक होता है। नंबर 7, डी डाइमर। रक्त में डी डाइमर स्तर की जांच की जाती है। डी डाइमर एक प्रोटीन का टुकड़ा होता है जो शरीर में रक्त के थक्कों के घुलने पर उत्पन्न होता है। डेंगू संक्रमण से रक्त में डी डाइमर का स्तर बढ़ सकता है और इसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द, सीने में तेज दर्द, तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी और हाथ या पैर की त्वचा के रंग में बदलाव हो सकता है। नंबर 8, फाइब्रिनोजन परीक्षण। फाइब्रिनोजन के स्तर की जांच करने के लिए यह परीक्षण किया जाता है। फाइब्रिनोजन एक रक्त प्रोटीन होता है जो लीवर में उत्पन्न होता है और रक्त के थक्कों को जमने में मदद करता है। फाइब्रिनोजन की कमी के कारण रक्त को थक्का जमना मुश्किल हो जाता है। जटिल डेंगू रक्तस्रावी बुखार के रोगियों में अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है, इसलिए डॉक्टर आपको फाइब्रिनोजन स्तरों की जांच के लिए इस परीक्षण का उपयोग करते हैं। नंबर 9, फाइब्रिन डिग्रेडेशन उत्पाद रक्त परीक्षण FDP। यह एक रक्त परीक्षण है जिसका उपयोग FDP स्तरों की जांच के लिए किया जाता है। FDP एक पदार्थ होते हैं जो रक्त में थक्कों के घुलने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। जटिल डेंगू रक्तस्रावी बुखार के कारण FDP स्तरों में वृद्धि हो सकती है, जो प्राथमिक या द्वितीयक फाइब्रोनिलिसिस थक्का घुलने की गतिविधि के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। अगर आपको डेंगू बुखार का संदेह हो या आपके लक्षण डेंगू से मेल खाते हों तो एक डॉक्टर की सलाह लेना महत्वपूर्ण है। वो आपको सही निदान दे सकते हैं और आपकी स्थिति के लिए सही सलाह प्रदान कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं डेंगू बुखार का इलाज कैसे किया जाता है। डेंगू बुखार के इलाज में रोगियों को बेहतर महसूस करने और ठीक होने में मदद करने के लिए कई विकल्प शामिल हैं, जिनमें से नंबर 1 है हाइड्रेशन। डेंगू बुखार से निपटने के दौरान हाइड्रेटेड रहना महत्वपूर्ण है। बहुत सारे तरल पदार्थ जैसे पानी, नारियल पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स वाले पेय पीना महत्वपूर्ण है। यह शरीर के खोए हुए तरल पदार्थ को भरने में मदद करता है, वायरस के खिलाफ आपकी लड़ाई का समर्थन करता है और आपकी वसूली में सहायता करता है। नंबर 2, आराम करें। भरपूर आराम करके अपने शरीर को मरम्मत के लिए आवश्यक समय दें। इसे आराम से लेने और खुद को आराम करने देने से आपके शरीर को डेंगू वायरस से लड़ने पर ध्यान केंद्रित करने और ताकत हासिल करने में मदद मिलती है। नंबर 3, दर्द निवारक दवाएं। डेंगू बुखार तेज बुखार और बेचैनी पैदा करता है। एसिटामिनोफेन यानी पैरासीटामोल जैसी ओवर द काउंटर दवाएं बुखार को कम कर सकती हैं और दर्द या बेचैनी को कम कर सकती हैं। एस्प्रिन या आइब्रुफिन से बचें क्योंकि वे रक्तस्राव के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। नंबर 4, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। गंभीर डेंगू के मामलों में प्लेटलेट काउंट होने में महत्वपूर्ण गिरावट आ सकती है। प्लेटलेट के स्तर को फिर से भरने के लिए प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन आवश्यक
हो सकता है। शरीर को थक्का जमाने में मदद करता है और अत्यधिक रक्तस्राव को रोकता है। नंबर 5, सहायक देखभाल। डेंगू बुखार में मतली, उल्टी और दस्त जैसे लक्षण हो सकते हैं। उचित द्रव संतुलन और इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हेल्थ केयर प्रदाता आपको हाइड्रेट रखने और शरीर को संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतःशिरा फोर्थ तरल पदार्थ या मौखिक पुनर्जलीकरण समाधान प्रदान कर सकते हैं। इन उपचार विकल्पों पर विचार करके और निवारक उपायों का पालन करके आप डेंगू बुखार से ठीक होने की संभावना बढ़ा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। उचित निदान, व्यक्तिगत देखभाल और विशेषज्ञ सलाह के लिए हमेशा हेल्थ एक्सपर्ट से मार्गदर्शन लें। डेंगू बुखार के जोखिम कारक क्या हो सकते हैं? आइए जान लेते हैं। डेंगू बुखार के लिए हर कोई अति संवेदनशील होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो डेंगू की संभावना को और भी बढ़ा सकती हैं। डेंगू बुखार के लिए कुछ प्रमुख जोखिम कारक नीचे सूचीबद्ध हैं, जिनमें से नंबर 1 है स्थान। उन क्षेत्रों में यात्रा करना या रहना जहां डेंगू फैलाने वाले मच्छर आम हैं, जोखिम बढ़ा सकते हैं। इसलिए यदि आप खुद को उष्णकटिबंधीय या उप उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाते हैं तो मच्छरों के काटने से बचने के लिए अतिरिक्त कदम उठाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मच्छर वहां पनपते हैं। नंबर 2, मच्छरों के संपर्क में आना। मच्छरों की अधिक आबादी वाली जगह पर समय बिताने से डेंगू वायरस ले जाने वाले मच्छर द्वारा काटे जाने का खतरा बढ़ जाता है। सुबह सुबह और देर दोपहर में मच्छर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, इसलिए सावधानी बरतना आपके जोखिम को कम कर सकता है। नंबर 3, मच्छर नियंत्रण का अभाव। आपके आसपास मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त उपाय मच्छरों के प्रजनन और डेंगू के प्रसार के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। रुका हुआ पानी जैसे कि खुले कंटेनर या फेंके गए सामान में मच्छरों के प्रजनन के लिए उपयुक्त ठहराव स्थल प्रदान करते हैं। उचित स्वच्छता सुनिश्चित करने और स्थिर पानी को खत्म करने से जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। नंबर 4, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। कुछ विशेष चिकित्सा स्थितियों या कीमोथेरेपी जैसे उपचारों के तहत रहने वालों लोगों में प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है, जिनको डेंगू बुखार के प्रति अधिक संवेदनशीलता हो सकती है। उनके शरीर में वायरस के खिलाफ लड़ाई में संकट हो सकता है, जिस वजह से डेंगू बीमारी के गंभीर रूपों से उन्हें भी खतरा हो सकता है। नंबर 5, पिछला डेंगू संक्रमण। यदि आप पहले डेंगू बुखार का अनुभव कर चुके हैं, तो यदि आप फिर से संक्रमित हो जाते हैं तो आपको गंभीर डेंगू होने का खतरा बढ़ सकता है। डेंगू वायरस के 4 संस्करण होते हैं और अलग अलग संस्करण के साथ आगामी संक्रमण से गंभीर लक्षणों का खतरा बढ़ सकता है। नंबर 6, आयु। हालांकि डेंगू बुखार सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है, शिशुओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों में रोग के गंभीर रूपों का सामना करने की संभावना अधिक होती है। उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली उतनी लचीली नहीं हो सकती, जिससे उनके शरीर के लिए वायरस का मुकाबला करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इन जोखिम कारकों को समझना आपको उचित सावधानी बरतने, अपनी सुरक्षा करने और डेंगू बुखार के अनुबंध की संभावना को कम करने के लिए सशक्त बना सकता है। सूचित रहना, निवारक उपायों को लगन से लागू करना और अपनी भलाई को प्राथमिकता देना आवश्यक है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं डेंगू बुखार की रोकथाम कैसे की जा सकती है, जिनमें से नंबर 1 है मच्छर नियंत्रण। अपने घर के आसपास स्थिर पानी और संभावित प्रजनन स्थलों को हटा दें। खिड़कियों और दरवाजों पर मच्छरदानी और स्क्रीन का प्रयोग करें। सुरक्षात्मक कपड़े। बाहर जाते समय लंबी बाजू के कपड़े, पैंट और मोजे पहनें। हल्के रंग के कपड़े भी मच्छरों को भगाने में मदद करते हैं। नंबर 3, कीट विकर्षक। उजागर त्वचा और कपड़ों पर डीट, पिकारिडिन या लेमन यूकेलिप्टस के तेल के साथ मच्छर विकर्षण लगाएं।
नंबर 4, पीक एक्टिविटी से बचें। सुबह जल्दी और दोपहर के दौरान बाहरी गतिविधियों को सीमित करें जब मच्छर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। नंबर 5, स्वच्छ परिवेश। अपने रहने की जगह को साफ रखें और कचरे का उचित तरीके से निपटान करें। मच्छरों के आराम करने वाले क्षेत्रों को कम करने के लिए झाड़ियों को ट्रिम करें। नंबर 6, सामुदायिक प्रयास। मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए सामुदायिक पहलों में शामिल हों, जैसे सफाई अभियान और बेहतर स्वच्छता प्रथाओं की वकालत करना। नंबर 7, सूचित रहें। सुनिश्चित करें कि आप वाई में डेंगू बुखार के बारे में नवीनतम सूचनाओं के साथ अद्यतित हैं। हमारे स्थानीय क्षेत्र और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन का पालन करें। यदि आप रोग से संबंधित किसी भी लक्षण का सामना करते हैं तो एक चिकित्सक पेशेवर से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। इन सरल निवारक उपायों का पालन करके आप स्वयं को और अपने समुदाय को डेंगू बुखार से बचाने में मदद कर सकते हैं। मच्छरों को दूर रखने और इस मच्छर जनित बीमारी के जोखिम को कम करने के लिए रोकथाम महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, डेंगू बुखार के खिलाफ लड़ाई में सही ज्ञान होना और निवारक उपाय करना महत्वपूर्ण है। लक्षणों को पहचानकर, कारणों को जानकर, जोखिम कारकों को समझकर, निदान उपचार और निवारक रणनीतियों को लागू करके हम इस घातक बीमारी से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, डेंगू पर जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।